welcome again to a new video session by Application Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पूरे चैप्टर को. So guys, ये हमारा जो चैप्टर है बहुत ज्यादा लंबा है. So इसके 2 वीडियो लेक्चर्स भी बन सकते हैं क्योंकि हमारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सो उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं. So 2 वीडियो लेक्चर्स में आई होप कि हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, फिर से रिवाइज हम कर लें. सो गाइज अब यहाँ पे देख लो कि मैंने 2 ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं. देन जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे. सो मैंने ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि गाइस जो एग्रीकल्चर एंड क्रॉप के बारे में उनकी सिर्फ डेफिनेशंस ही हैं. सो जो कि हमें पता है. हमने एक बार इनके नोट्स बनाए भी हुए. जब मैंने आपको एक एक करके पूरा टॉपिक समझाया था तो मैंने आपको नोट्स बोले थे कि आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो. एंड आई होप आपने लिए भी होंगे स्क्रीनशॉट. सो उनकी सिर्फ डेफिनेशन है इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा है. बट जो खरीफ क्रॉप थी वो उनके सीड्स को कब सो किया जाता है, कब उनको हार्वेस्ट किया जाता है, वो चीजें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. सो अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है. सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड जो एग्रीकल्चर एंड क्रॉप है मैं ये नहीं बोलूंगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, वो भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक. पर उसमें क्या है, उसमें सिर्फ डेफिनेशन है. एंड वो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी एक बार स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. एंड खरीफ क्रॉप्स का भी लिया हुआ है. बट ये इंपॉर्टेंट है. जब फिर से रिवाइज कर रहे हैं तो ये याद रहे हमें, इसलिए मैंने इनको फिर से लिख दिया. ठीक है. सो चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक. सो सबसे पहले आ जाते हैं एग्रीकल्चर. सो गाइस अब एग्रीकल्चर क्या होता है कि जब एग्रीकल्चर एक बायोलॉजी की ब्रांच है. ठीक है. अब उसमें बायोलॉजी की ब्रांच में क्या होता है, देखो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हमें प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिलता है. ठीक है. अब प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब प्लांट्स की पूरी ग्रोथ का सिस्टम क्या होता है, प्लांट्स को सो कैसे किया जाता है, सब कुछ हमें इसमें पता चलता है. फिर एनिमल्स को कैसे रियर किया जाता है, उनसे प्रोडक्ट्स कैसे लिए जाते हैं, प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है, उनको उनकी ग्रोथ के लिए उनको क्या क्या चीजें दी जाती हैं, उनको किस कंडीशंस में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, किस सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, या फिर कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, सब चीजें हमें एग्रीकल्चर में ही पता चलती हैं. सो मतलब एग्रीकल्चर जो है वो पूरा ही एनिमल्स एंड प्लांट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है. उसमें सब कुछ हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में ही पता चलता है. ठीक है. सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट टेल्स अस अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर. की बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो कि हमें प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में एंड एनिमल्स को रियर करने के बारे में बताती है, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. इसमें हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स को ग्रोथ कैसे होती है, उनको कौन सा फर्टिलाइजर्स किस प्लांट को देना है, कितने अमाउंट में देना है, मैन्योर किस प्लांट को कौन सा, मतलब किस प्लांट को कितने अमाउंट मैन्योर देना है, उसको कब ग्रो करना है, किस सॉइल में ग्रो करना है, उसको कितना वाटर देना है, सब कुछ हमें एग्रीकल्चर में पता चलता है. प्लांट्स एनिमल्स को कैसे रियर करना है, सब कुछ एग्रीकल्चर में पता चलता है. ठीक है. So agriculture is the branch of biology which tells us about the growth of plants and the rearing of animals is known as एग्रीकल्चर. ठीक है. सो एग्रीकल्चर एक बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच है जिसमें हमें प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में एंड एनिमल्स को कैसे रियर करना है उसके बारे में पता चलता है. ठीक है. सो अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक पे जो कि है क्रॉप. सो क्रॉप क्या है, इट इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट दैट इज ग्रोन ओवर अ लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप. कि मतलब ऐसे प्लांट जो कि मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट, लाइक अगर हम वीट ग्रो कर रहे हैं सो पूरी फील्ड में ही वीट ग्रो करना. ठीक है. मतलब अगर ग्रो करें, अगर देखो हम वीट ग्रो करें सो वीट को जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं, मतलब फील्ड के एक लार्ज स्केल में हम उसको ग्रो करें, सो उसको हम बोलेंगे कि हमने उस फील्ड में वीट की क्रॉप लगाई. सो मतलब अगर हम 1-2 प्लांट लगा रहे हैं तो उस चीज को हम क्रॉप नहीं बोलते हैं. बट लेकिन अगर हम उसी प्लांट को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाएं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं अपना क्रॉप. सो क्रॉप क्या है, क्रॉप एक सेम काइंड ऑफ प्लांट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है. ठीक है. उस चीज को हम बोलते हैं क्रॉप. सब क्रॉप की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप एंड राबी क्रॉप. सो इस खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो कि मानसून सीजन में ग्रो होती है. द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन मानसून सीजन आर नोन एज खरीफ क्रॉप. सो गाइस अगर जो भी क्रॉप मानसून सीजन में ग्रो करती है उसका तो हमें पता चलता है कि अगर कोई भी क्रॉप मानसून सीजन में ग्रो कर रही है सो इसका मतलब है कि उस क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है. क्यों, अब देखो जो मानसून सीजन है उसमें बहुत ज्यादा रेन होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है उसमें. सो मतलब वो बारिश कहाँ जाती है, वो सॉइल को ही मिलती है. सो अब सॉइल में जो भी क्रॉप लगी होगी इन शॉर्ट उसी को मिलेगी क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में लगते हैं, सॉइल से ही वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. सो उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स लेती है. सो मतलब अगर वाटर सॉइल में जा रहा है सो इन शॉर्ट वो क्रॉप्स को ही मिल रहा है. सो अब मानसून सीजन में अगर कोई क्रॉप लगाएंगे इट मींस उसको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मानसून सीजन में बहुत बारिश होती है. एंड अगर किसी क्रॉप को
ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड उसको हम मानसून सीजन में लगा दे तो वो क्रॉप बिल्कुल खराब हो जाएगी। जैसे कि वीट, जो वीट है उसको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो इसलिए अगर हम उसको मानसून सीजन में लगाएं तो पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। एंड अगर हम उसको विंटर सीजन में लगाएं, सो विंटर सीजन में एक तो इतनी बारिश नहीं होती है, सो उस वीट को जितनी बारिश की रिक्वायरमेंट है उसको उतनी मिल जाती है। और अगर हम उसको ज्यादा दें, ज्यादा मतलब वाटर मिलेगा उसको, सो वो वीट खराब हो जाएगा, ठीक है, वीट की क्रॉप खराब हो जाएगी। बट लेकिन उसको जितना वाटर चाहिए अगर उतना ही मिले सो वो बहुत अच्छी क्रॉप आएगी। अब लाइक देखो जैसे पैडी है, कॉटन है, मीन्स है, राइस है, उनको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर उनको मानसून सीजन में लगाएं सो उनको ज्यादा वाटर भी मिल जाएगा एंड वो अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ उनको मतलब जो हमारी क्रॉप्स हैं जो कि मानसून सीजन में ग्रो की जाती हैं, उनको किस सीजन में ग्रो किया, मतलब कौन से मंथ में ग्रो किया जाता है, कौन से मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है। सो उनको या फिर जून में ग्रो किया जाता है या फिर जुलाई में ग्रो किया जाता है, ठीक है। जो मतलब हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं लाइक पैडी, मेज, कॉटन, राइस, इन सबको कब ग्रो किया जाता है, या फिर जून में या फिर जुलाई में, ठीक है। या तो उनको जून में ग्रो किया जाएगा या तो उनको जुलाई में ग्रो किया जाएगा। एंड उनको हार्वेस्ट कब किया जाएगा, अक्टूबर में या फिर नवंबर में। अगर जून में ग्रो किया होगा तो अक्टूबर में कर देंगे उनको हार्वेस्ट, जुलाई में किया होगा तो नवंबर में। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर जून में किया तो अक्टूबर में ही करेंगे, अगर जून में किया तो ये भी हो सकता है नवंबर में करें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब हार्वेस्टिंग पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि जो एक क्रॉप होती है उसको 3 से 4 मंथ्स लगते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपने जून में किया तो हो सकता है वो नवंबर तक ग्रो हो, या जुलाई में किया ये भी हो सकता है उसको अक्टूबर तक का ही टाइम लगे ग्रो करने के लिए। सो मतलब हम जून या फिर जुलाई में भी कर सकते हैं एंड हार्वेस्ट अक्टूबर या फिर नवंबर में कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्रॉप पे। सो गाइस चलो अब हम बाकी की क्रॉप्स डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्रॉप है हमारी राबी क्रॉप। सो गाइस राबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स है, मतलब ये क्रॉप्स विंटर में ग्रो की जाती है लाइक वीट, कॉर्न, ठीक है। सो गाइस ये सब विंटर में ग्रो की जाती है। अब देखो विंटर में हमें पता है कि कम बारिश होती है, सो अब हमें ये भी पता है कि विंटर में कम बारिश होती है, मीन्स इनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। अब विंटर के सीजन में क्या होता है कि बारिश तो कम होती है एंड उनके साथ इनको देखो जो राबी क्रॉप्स होती है वो विंटर क्रॉप्स होती है, कि मतलब ये सारी क्रॉप्स विंटर में ग्रो की जाती है एंड विंटर्स में इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं होती। सो इसका मतलब क्या है कि जो ये क्रॉप्स है इनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, इसलिए इनको विंटर में ग्रो किया जाता है। अब जैसे कि वीट की बात करें तो अगर आप उसको मानसून सीजन में ग्रो करो तो क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि उसको वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं। एंड मानसून के सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सो इट मीन्स उसको ज्यादा वाटर मिलेगा, सो क्रॉप खराब हो जाएगी। सो अगर वही सेम चीज अगर हम क्या करें, कॉटन को हम लगाएं विंटर सीजन में, सो कॉटन की क्रॉप खराब हो जाएगी। अब कैसे, क्योंकि कॉटन को क्या चाहिए, ज्यादा वाटर। सो अब विंटर के सीजन में इतनी बारिश होती ही नहीं है कि उसको उतना वाटर मिल सके, एंड ये भी जरूरी नहीं है कि हर जगह पे उतना वाटर अवेलेबल भी हो कि उसको वाटर दिया जा सके, ठीक है। अब कॉटन का हम कोई एक प्लांट थोड़ी लगाएंगे, हम पूरी फील्ड में उसको लगाएंगे, या पूरी फील्ड में नहीं तो हम उसको एक लार्ज स्केल में लगाएंगे ना। सो अब जब हमें कॉटन हम एक लार्ज स्केल में लगा रहे हैं, सो उन सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और विंटर सीजन में लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मानसून सीजन में तो बारिश हो जाती है सो उनको वाटर मिल जाता है, बट लेकिन विंटर सीजन में बारिश भी कम होती है। सो अब वाटर का एक ही सोर्स है इरिगेशन, कि उनको ज्यादा वाटर इरिगेशन के थ्रू दिया जाए। सो अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर गांव में या हर जगह पे जहां पर भी क्रॉप ग्रो की जा रही है विंटर में तो उधर पानी इतना अवेलेबल ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। सो अगर उनको पानी अवेलेबल ही नहीं है तो उतना उनको मिल नहीं सकता, सो मीन्स कॉटन की क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो कॉटन को मानसून में और वीट को विंटर में ही लगाना चाहिए, क्योंकि उनके कंडीशन ऐसी कि एक को वाटर की रिक्वायरमेंट कम है एंड एक को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सो अब जिस सीजन में ज्यादा बारिश होती है और जिस क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको मानसून सीजन में लगा दो, एंड जिसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको विंटर सीजन में लगा दो, ठीक है। सो राबी क्रॉप्स कौन सी होती है, ऐसी क्रॉप जो कि विंटर सीजन में ग्रो करती है लाइक वीट, कॉर्न, ठीक है। और बाजरा भी हमारा उधर ही, एंड जो हमारा बाजरा होता है वो भी हमारी राबी क्रॉप्स में आता है, वो भी एक विंटर क्रॉप है, ठीक है। सो अब इनको कब ग्रो किया जाता है, अक्टूबर या फिर नवंबर में। और अक्टूबर या नवंबर में हम कौन सी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, अपनी खरीफ क्रॉप्स को, ठीक है।
और फिर हम हार्वेस्ट, फिर हम किनको लगा देते हैं, अक्टूबर या फिर नवंबर में हम लगा देते हैं अपने रबी क्रॉप्स को। सो मतलब आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे जैसे एक क्रॉप को हार्वेस्ट किया उसी मंथ में दूसरी क्रॉप को भी लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर खरीफ क्रॉप को भी तो हम अक्टूबर या फिर नवंबर में ही हम उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं, एंड अक्टूबर या नवंबर में ही हम रबी क्रॉप्स को भी लगा रहे हैं, ठीक है। सो अब रबी क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल या मई में, ठीक है, अप्रैल या फिर मई में हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। और जो जायद क्रॉप्स है उनको भी अप्रैल या फिर मई में ही ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मार्च एंड अप्रैल है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। सो गाइस यहाँ पे अप्रैल एंड मई आना है, ठीक है। सो इसको हम मार्च को कट करके मई लिख देते हैं। मेरे को पता है पहले अप्रैल आता है फिर मई आता है, बट अभी इतना पूरा कट नहीं करते, सीधा मई एंड अप्रैल लिख देते। सो अप्रैल या मई एक ही बात है वो। सो मतलब आप देख रहे जैसे ही एक क्रॉप को कट किया जाता है उसी टाइम दूसरी क्रॉप को लगा दिया जाता है। सो उससे क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो कम हो जाते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैन्योर देना पड़ता है सॉइल को, एंड फर्टिलाइजर्स भी देना पड़ता है, ठीक है। सो वो भी हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। सो उसके बारे में भी हमें पता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं, वो हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर अगर ज्यादा भी दे दे सो वो सिर्फ फर्टिलिटी ही ऐड करेगा सॉइल को और फर्टिलिटी बढ़ाएगा, बट लेकिन अगर फर्टिलाइजर ज्यादा अमाउंट में दे दिए जाए तो वो सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो फर्टिलाइजर्स को कम अमाउंट में ही यूज करना चाहिए, मैन्योर को भी कम अमाउंट में ही यूज करना चाहिए। मतलब उन दोनों को ज्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए, उस दोनों को ही कम अमाउंट में यूज करना चाहिए। और ये हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि सिर्फ मैन्योर ही दें, तो फर्टिलाइजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मैन्योर में नहीं अवेलेबल होंगे तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स भी देने पड़ेंगे। सो अगर हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को साथ में यूज करें तो ही हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ठीक है। एंड ये भी मैं बताऊंगी कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन क्यों नहीं करनी चाहिए, एंड साथ साथ में प्लांट्स को ग्रो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले क्रॉप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं इस टॉपिक पे। जो रबी क्रॉप्स होती है उनको ग्रो किया जाता है अक्टूबर या फिर नवंबर में, एंड हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल या फिर मई में, ठीक है। फिर जो जायद क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो किया जाता है मई या फिर अप्रैल में, और हार्वेस्ट किया जाता है जून या फिर जुलाई में। सो अब जो जायद क्रॉप्स होती हैं, समर क्रॉप्स होती है, मींस इनको समर सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। जो जायद क्रॉप्स होती है उनको समर सीजन में ग्रो किया जाता है। अब आप देख सकते हो जो अप्रैल और मई होते हैं उस टाइम हमारा समर सीजन आ गया होता है। सो जो जायद क्रॉप्स होती है उनको समर सीजन में ग्रो किया जाता है, एंड ये वाटरी क्रॉप्स होती है लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है। इन सबको कब ग्रो किया जाता है, इन सबको ग्रो किया जाता है समर सीजन में, ठीक है। सो ये आ जाती है हमारी जायद क्रॉप्स, ठीक है। जायद क्रॉप्स को कब ग्रो किया जाता है, मई या फिर अप्रैल में, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है जून या फिर जुलाई में, ठीक है। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। सो गाइस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मतलब ये ऐसे टूल्स होते हैं जो कि फार्मर्स यूज करते हैं अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। मतलब जैसे प्लो, जैसे इधर एक इम्प्लीमेंट है प्लो, ठीक है। हमने सारे इम्प्लीमेंट्स पढ़ लिया ऑलरेडी। जो प्लो है उसका क्या काम है, प्लोइंग करना, ठीक है। वो क्या करते हैं, सीड बेड बनाता है, एयर जो हमारी सॉइल है उसको लूज कर देता है, उसको एयरेटेड बनाता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है उसको ऊपर लाता है, जो टॉप सेल है जिसके न्यूट्रिएंट्स जो हमने पहले क्रॉप ग्रो की थी उसने ले रही है उसको नीचे देते हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है उसको ऊपर ला देते हैं, एंड मैन्योर को मिक्स करते हैं। सो प्लो बहुत काम करते हैं, ठीक है। प्लो के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। सो मतलब ऐसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब ऐसे टूल्स जो कि फार्मर्स यूज करते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए नहीं, क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उन टूल्स को बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। मतलब ऐसे इम्प्लीमेंट्स, ऐसे टूल्स जो कि एग्रीकल्चर में काम आते हैं। अब एग्रीकल्चर क्या हो गया, मतलब जिसमें प्लांट्स के एंड एनिमल्स को रेयर करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चीजें हमें पता चलती है, उस चीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन से आगे, ऐसे टूल जो कि हमें, देखो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वो टूल्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है। पता नहीं चलता, मतलब जो हमें हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इन ऐसे टूल्स को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे टूल जो कि हमें प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। सो इसका पहला इम्प्लीमेंट है प्लो। सो प्लो एक बहुत बड़ा एक फार्मिंग इम्प्लीमेंट है जो कि हमें क्या है, जिसमें मतलब बहुत सारे ब्लेड फिक्स होते हैं, वो एक ब्लेड भी हो सकते हैं, एक से
ज्यादा ब्लेड भी हो सकते हैं, वो एक फ्रेम होता है उसके साथ वो फिक्स्ड होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सॉइल को टर्न करने के लिए एंड उसको लूजन करने के लिए, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा एक लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि वो फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, और वो एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट है जिसके फ्रेम के साथ, मतलब जो फ्रेम होता है उसके साथ बहुत सारे ब्लेड लगे हो, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही ब्लेड हो, उस एक से ज्यादा भी ब्लेड हो सकते हैं, उस प्लो में एक से ज्यादा ब्लेड्स भी लगे हो सकते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सॉइल को टर्न करने के लिए और उसको लूजन करने के लिए। टर्न करने के लिए इन द सेंस की जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर है उसको ऊपर लाना है, जो टॉप लेयर इसके न्यूट्रिएंट जिसमें न्यूट्रिएंट सब कम हो गए हैं उसको नीचे भेजना, और उसमें फिर न्यूट्रिएंट्स फिर धीरे धीरे करके आ जाते हैं जब हम उसमें मैन्योर डालते हैं, ठीक है। एंड लूजन करना, आप देखो जब हम प्लो करते हैं तो उसके जो सॉइल में क्रम्स बन जाते हैं, बड़े बड़े जो उसके पीसेस बन जाते हैं सॉइल के, सो वो भी टूट जाते हैं, सो वो भी सॉइल भी लेवल हो जाती है, उसके साथ जो हमारी सॉइल होती है उसको लेवलर के साथ उसको लेवल करना पड़ता है, ठीक है। बट ऐसे उसके जो क्रम्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, जो सॉइल होती है वो लूजन हो जाती है, वो खुल जाती है, तो मतलब खुल जाती है इन द सेंस की इतनी दरारें नहीं आ जाती उसमें, मतलब लूजन करना इन द सेंस सॉइल को कि उसको मतलब उसमें अच्छे से हवा जा सके, उसको पोरस बनाना, उस चीज को हम बोलते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। सो प्लो यही काम करता है, वो जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनको भरने में भी हेल्प करता है प्लो, ठीक है। सो गाइस अभी हमने प्लो को डिस्कस कर लिया, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं हो पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टूल है हो। सो गाइज हो क्यों यूज किया जाता है? वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड सॉइल को लूजन करने के लिए। अब देखो जब हम कोई अपनी मेन क्रॉप ग्रो करे, चाहे वो वीट है, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो मेज है, चाहे वो कोई भी क्रॉप है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, कुछ वीड्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट नहीं लेने देते, सनलाइट तो लेने देते हैं, ऑफकोर्स सनलाइट मिल जाती है, बट जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है वो उनको नहीं लेने देते हैं एंड उनसे लेकर खुद ले लेते हैं, बट उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेन क्रॉप है जो हमने खुद ग्रो की है वो उसकी ग्रोथ कम होती है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम अपनी मेन क्रॉप को दे रहे हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स वीड्स ले रहे हैं, जो कि अब देखो वीड्स ग्रो कर जाएंगे एंड जो हमारे मेन क्रॉप है वो ग्रो नहीं करेगी। सो वीड्स का तो हमें कोई काम भी नहीं है, पर अगर जो वीड्स है वो क्या करते हैं, अगर उनको रिमूव नहीं किया जाए तो वो अगर उनको फ्लोरिंग आ जाए, मतलब फ्लोरिंग इन द सेंस कि अगर उनको फ्लावर्स आ जाए या फिर वो किसी सीड को प्रोड्यूस कर दे तो फिर बहुत सारे वीड्स ग्रो कर सकते हैं। सो अगर हमें वीड्स को रिमूव करना है तो सबसे अच्छा टाइम वीड्स को रिमूव करने का तब होता है जब उनके फ्लावर्स नहीं आए होते, ठीक है, जब उनपे फ्लावर्स नहीं आए होते हैं या उन्होंने कोई सीड को प्रोड्यूस नहीं किया होता है, ठीक है। और ऐसे भी अगर वीड्स हमें थोड़े से भी ग्रो कर रहे हैं तो उसी टाइम उनको निकाल देना चाहिए, ताकि वो हमारी जो मेन क्रॉप है उससे न्यूट्रिएंट्स ना ले और उनको ग्रो करने दे, ठीक है। सो जो टीलिंग का प्रोसेस है, टीलिंग एंड प्लोइंग दोनों सेम प्रोसेसेस हैं, सो उनको करने से भी एक हेल्प हो जाती है, उससे उनको करने से क्या होता है कि जो हमारी वीड्स है वो कम उगते हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, और अगर हो भी तो वो खुद ही ड्राई अप हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद एंड हमारे सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। सो जो होता है वो क्या करते हैं, अगर हमारी जो क्रॉप के साथ अगर हमारी वीड्स ग्रो कर जाए सो उनको रिमूव कर देता है और सॉइल को लूजन करता है, ठीक है। फिर आ जाता है कल्टीवेटर। सो गाइस कल्टीवेटर का क्या काम होता है, आजकल जो कल्टीवेटर है उसको यूज किया जाता है प्लोइंग करने के लिए, मतलब जो कल्टीवेटर है वो एक ब्लेड है जिसको ट्रैक्टर के साथ लगाया जाता है एंड जैसे जैसे ट्रैक्टर चलते जाता है वैसे वैसे हमारा कल्टीवेटर भी पीछे पीछे चलता जाता है एंड जो प्लोइंग है वो आजकल कल्टीवेटर के थ्रू की जाती है, ठीक है। जो कल्टीवेटर है वो क्या करता है, हमारा टाइम भी बचाता है एंड लेबर को भी बचाता है, लेबर इन द सेंस की मेहनत भी बचती है उससे एंड जो हमारा टाइम है वो भी सेव हो जाता है एंड लेबर भी बचती है, मतलब मेहनत भी बचती है और टाइम भी बचता है, ठीक है। सो जो कल्टीवेटर है वो आजकल प्लोइंग करने के लिए यूज किया जाता है। जो कल्टीवेटर है वो भी एक वैसे ही फ्रेम है जिसके साथ ब्लेड्स लगे होते हैं, बट उसको ट्रैक्टर के साथ उसको ज्वाइन कर दिया जाता है, तो जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता जाता है वैसे वैसे हमारी जो फील्ड है वो प्लो होती जाती है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी फील्ड है वो कल्टीवेट होती जाती है। सो गाइस अभी आप इन दो पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब इन दो मशीन्स का जो हमने मशीन्स नहीं, जो इन दो का मतलब जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है हो एंड कल्टीवेटर, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
सो गाइस अब हमारे लास्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पे आ जाते हैं जो कि है सीड ड्रिल। सो गाइस सीड ड्रिल यूज किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए सॉइल में, ठीक है। सो ऐसे तो हम हैंड से भी सो कर सकते हैं, लाइक ब्रॉडकास्टिंग। तो मैंने आपको बताया था ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं, हम हैंड से स्कैटर करते हैं सीड्स को ग्राउंड पे, बट लेकिन वो एक अच्छा मेथड नहीं है। उससे ये भी हो सकता है कि सीड्स अच्छे से जो आपने होल्स किया उनके अंदर ना जाए एंड इधर उधर रह जाए, सो जिसकी वजह से उनको बर्ड्स भी खा सकते हैं एंड वो अच्छे से ग्रो भी नहीं करेंगे। और इसका एक और ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें एक फनल होती है एंड उसके नीचे पाइप होती है। जो पाइप होती है वो पॉइंटेड होती है जिसकी वजह से वो सॉइल में होल करती है, एंड जो फनल होते हैं उसमें सीड्स होते हैं एंड वो सीड्स वन बाय वन करके उस होल में जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सबसे अच्छा मेथड है वो आ जाता है सीड ड्रिल। सो सीड ड्रिल यूज किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए, ठीक है। और जो सीड ड्रिल होता है वो ट्रैक्टर्स, वो एक मशीन है जो कि ट्रैक्टर्स के थ्रू उसको किया जाता है। सो मतलब देखो ये पूरी मशीन की मैंने आपको डायग्राम दिखाई हुई है पूरी। सो चलो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। सो जो सीड ड्रिल है जो हमारी सीड ड्रिल है वो क्या काम करती है, सीड्स को सो करती है बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो सीड ड्रिल है वो ट्रैक्टर की हेल्प से हमारे सीड्स को सो करती है सॉइल में, ठीक है। जो सीड ड्रिल होता है वो सीड्स को बहुत अच्छे तरीके से सो कर देती है, वो उनको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में ही सो करती है, ठीक है। सो अगर इक्वल डिस्टेंस में प्लांट ग्रो किए जाए सो उनको एक तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, बट अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे ना हो सो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, वो एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो अगर हम उनको इनके बीच में एक इक्वल डिस्टेंस रखें सो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। सो जब हम सीड्स को सो करते हैं तो जो मतलब सीड ड्रिल होता है वो सीड्स को जब सो करता है वो एक बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसको अच्छे से इक्वल डिस्टेंस में रखता है एंड उनकी डेप्थ भी बिल्कुल इक्वल रहता है, ठीक है। सो ये सीड ड्रिल हमारा हो गया कंप्लीट। सो अभी आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सो गाइस अब इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस। बाय।